नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन बहुत बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ। विचार ये है कि हम जिस दुनिया को देखते हैं, जिसमें कभी-कभी हम फंसा हुआ या परेशान महसूस करते हैं, उससे बचने का रास्ता बाहर की चीजों को बदलने में नहीं है, हम्म। बल्कि अपने अंदर के आक्रामक विचारों को, जिन्हें हम अटैक थॉट्स कह सकते हैं, उन्हें छोड़ने में है। हमारे पास एक स्रोत से कुछ जानकारी है जो इसी फलसफे को देखती है और हम उसी की पड़ताल करेंगे आज। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा, हमारा मिशन कह लीजिए, ये समझना है कि हमारे ख्याल, खासकर वो जो हमले वाले हैं, गुस्से वाले या जजमेंट वाले होते हैं, वो हमारी असलियत को, हमारे अनुभव को कैसे बनाते हैं। सही। और सबसे जरूरी बात, क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इसे सचमुच जिंदगी में आजमाया जा सकता है। स्रोत में एक बड़ा कमाल का किस्सा भी है जो शायद इसका जवाब दे। हाँ, वो किस्सा काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आम एहसास से कि कई बार लगता है जैसे जिंदगी की परिस्थितियां हमारे काबू से बाहर हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है ज्यादातर। हाँ, ऐसा लगता है कि हम बाहरी दुनिया के रहमो करम पर है। नौकरी के टेंशनें, रिश्तों की उलझनें, सेहत की चिंताएं, ये सब जैसे बाहर से हम पर हमला कर रही हूं सही कहा। और हम उन्हें ठीक करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर ये जो स्रोत है, ये एक बिल्कुल अलग एकदम उल्टा नजरिया पेश करता है। अच्छा। इसका कहना है कि ये बाहरी दुनिया जिसे हम ठोस और अपने से अलग समझते हैं ना, वो असल में हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक आईना है, एक प्रतिबिंब। आईना। हाँ, अगर हमें दुनिया में हमला या परेशानी नजर आ रही है तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे अपने मन में कहीं ना कहीं वो हमले वाले विचार चल रहे हैं। अरे, ये तो काफी बड़ी बात कह दी। अगर मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं तो असल में मैं अपनी ही सोच में फंसा हूं। हाँ। बाहरी दुनिया को दोष देना या उसे बदलने की कोशिश करना, ये असल में जड़ पर काम करना नहीं है। स्रोत के अनुसार बिल्कुल यही बात है। और हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानना, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, क्यों? क्यों इतना मुश्किल है इसे मानना? क्योंकि हम कारण और प्रभाव को हमेशा बाहर देखने के आदी हो गए हैं। बचपन से यही सीखा है कि बाहरी घटनाएं कारण हैं और हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, वो प्रभाव है। सही है। लेकिन ये स्रोत कहता है कि नहीं, असली कारण हमारे विचार हैं और बाहरी दुनिया उसका असर, उसका प्रभाव है। तो अगर प्रभाव बदलना है तो कारण को बदलना होगा, यानी अपने विचारों को। लेकिन फिर भी इसे मानना इतना मुश्किल क्यों है? क्या सिर्फ आदत की बात है या कुछ और? आदत तो है ही, पर उससे भी थोड़ा गहरा है मामला। पहली बात, ये हमें अपने अनुभवों की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहता है। ये कहना आसान नहीं है कि मेरी परेशानी की जड़ बाहर नहीं, मेरी अपनी सोच है। हम बचना चाहते हैं इससे। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे जो विश्वास बन जाते हैं ना, चाहे वो हमें दुखी ही क्यों न कर रहे हों, वो हमें एक जानी पहचानी सी दुनिया देते हैं, एक कंफर्ट जोन जैसा। अच्छा। उस दायरे से बाहर निकलना अनिश्चित सा लगता है, थोड़ा डरावना, इसलिए हम उसी में अटके रहते हैं, भले ही वो दर्द दे रहा हो। हमें लगता है कि अगर हमने मान लिया कि हमारे विचार ही सब कुछ बना रहे हैं, तो हम दुनिया का अंदाजा कैसे लगाएंगे, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। समझ गया। अच्छा, तो ये आक्रामक विचार या अटैक थॉट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में हैं क्या? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या इसमें कुछ और भी शामिल है? नहीं, ये गुस्सा तो है ही, पर ये उससे कई ज्यादा है। असल में स्रोत इन्हें काफी बड़े दायरे में देखता है। जैसे ये सिर्फ जाहिर गुस्सा या नफरत नहीं है, किसी के बारे में चुपके से कोई जजमेंट पास कर देना, किसी से जलन महसूस करना, कोई पुरानी शिकायत मन में दबाए रखना, डरना, चिंता करना, किसी को दोषी ठहराना, ये सब स्रोत के मुताबिक आक्रामक विचार के ही अलग-अलग रूप है। अच्छा, ये सब? हाँ। क्योंकि ये सारे विचार हमें दूसरों से, दुनिया से और असल में देखा जाए तो खुद से भी अलग और कटावा महसूस कराते हैं। ये शांति के जगह संघर्ष को पैदा करते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि जब हम बाहर से हमला महसूस करते हैं तो वो तभी होता है जब हमने पहले अपने मन में किसी हमले के विचार को जगा दी हो। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये थोड़ा और गहरा पॉइंट है। विचार ये है कि हमारा मन लगातार दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे एक फिल्म प्रोजेक्टर होता है ना। तो अगर हमारे मन में हमले का विचार है, चाहे वो किसी एक इंसान के लिए हो, किसी ग्रुप के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, तो हम अनजाने में वैसी ही स्थिति को अपनी बाहरी दुनिया में खींचते हैं।
या फिर जो हो रहा है उसे उसी नजरिए से देखते हैं। अच्छा। जिसे हम बाहरी हमला समझ रहे हैं वो असल में हमारे अपने अंदरूनी हमले के विचार का ही बाहरी रूप है, उसका मैनिफेस्टेशन। और सबसे अहम बात, स्रोत यह कहता है कि ये आक्रामक विचार सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमें ही चोट पहुंचाते हैं। हमें ही? ये कैसे? आमतौर पर तो लगता है कि गुस्सा या हमला दूसरों पर होता है। हाँ, यहीं पर यह सोच थोड़ी अलग हो जाती है पारंपरिक समझ से। स्रोत का तर्क है कि जब हम किसी पर हमला करते हैं, चाहे सिर्फ ख्यालों में ही क्यों ना हो, हम असल में अपने मन में अलगाव और संघर्ष को और पक्का कर रहे होते हैं। हम शांति की जगह अशांति को चुन रहे होते हैं, और ये चुनाव आखिर में हमारी अपनी शांति को ही भंग करता है। दूसरों को माफ न करना या उन पर हमला करना, वो असल में खुद को एक जेल में रखने जैसा है। इसके उलट जब हम इन आक्रामक विचारों को छोड़ने का फैसला करते हैं और उनकी जगह प्रेम या माफी या समझ को लाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को आजाद करते हैं। दूसरों को दिया गया प्रेम असल में खुद के प्रति प्रेम को ही जगाता और मजबूत करता है। अच्छा। तो ये एक तरह से स्वार्थ का ही काम है, लेकिन एक ऊंचे लेवल का स्वार्थ जो सबकी भलाई में है। तो मतलब ये गुस्सा पालना या उसे सही ठहराना कि मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है, ये हमें कोई सुरक्षा नहीं देता? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये सुरक्षा का एक भ्रम पैदा कर सकता है, शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन सच्ची शांति और सुरक्षा तो केवल प्रेम और एकता की भावना से ही आ सकती है, आक्रामक विचारों से कभी नहीं। जब हम हमले का चुनाव करते हैं, हम अनजाने में खुद पर ही पहला हमला कर रहे होते हैं, अपनी शांति पर। ये सब सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन वही सवाल फिर से, क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? आपने कहा था कि स्रोत में एक किस्सा है। हाँ, और वो किस्सा इस विचार को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, स्रोत के जो लेखक हैं, उनका नाम नहीं बताया गया है, वो सेंटर फॉर एटीट्यूडनल हीलिंग नाम की एक संस्था से जुड़े थे। अच्छा। अनोखा प्रोग्राम शुरू किया था, एक नेशनल और इंटरनेशनल पेन पाल और टेलीफोन नेटवर्क। पेन पाल और टेलीफोन नेटवर्क बच्चों के लिए। हाँ, इसके जरिए दुनिया भर में पहले ये बच्चे जो अपनी बीमारियों की वजह से अक्सर बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे, वो एक दूसरे से जुड़ते थे, अपना दर्द बांटते थे और एक दूसरे को सहारा देकर अपने अंदर एक शांति और जुड़ाव महसूस कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत काम था। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर इसमें समस्या कहाँ आई? समस्या आई पैसों की। जाहिर है, बच्चों के बीच ये टेलीफोन नेटवर्क इतना ज्यादा सफल हो गया कि फोन के बिल मतलब आसमान छूने लगे। ओह। सेंटर के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो इन भारी भरकम बिलों को चुका सके। संस्था पर बंद होने का खतरा आ गया था। लेखक जो इस सेंटर के लिए फंड जुटाने का काम भी करते थे, वो बहुत परेशान थे। जाहिर है, और यहीं पर वो अंदरूनी मार्गदर्शन वाली बात आती है। बिल्कुल। एक दिन जब लेखक ध्यान में बैठे थे, उन्हें अंदर से एक बहुत साफ विचार या कहिए एक निर्देश जैसा महसूस हुआ। उन्हें उस इलाके की जो बड़ी फोन कंपनी थी, उसके अध्यक्ष को फोन करके मदद मांगनी चाहिए। क्या? सीधे फोन कंपनी के अध्यक्ष को? ये तो बड़ा अजीब सा आइडिया है। क्या लेखक ने ऐसा किया? यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। लेखक के मन में इस मार्गदर्शन को लेकर तुरंत एक प्रतिरोध आया। हाँ, मैं सोच सकता हूँ। 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, वो लोगों से मांग कर बिल्कुल थक चुके थे। उन्हें ये काम बहुत मुश्किल और अच्छा नहीं लगता था, और वो अब और किसी से पैसे नहीं मांगना चाहते थे। समझ आता है। और दूसरी वजह थोड़ी ज्यादा पर्सनल थी। उस खास फोन कंपनी से लेखक को सख्त चिढ़ थी, जिसे स्रोत में पेट हेट कहा गया है। मतलब एक ऐसी नापसंदगी जो कई बार तर्क से भी परे होती है। अच्छा। उनके घर का फोन अक्सर खराब रहता था और उन्हें कंपनी की सर्विस को लेकर बहुत गुस्सा और झुंझुलाहट रहती थी। वो मनी मन कंपनी को न जाने क्या क्या कहते रहते थे। ओह। तो जिस कंपनी से वो इतने नाराज थे, उसी के अध्यक्ष से मदद मांगने का विचार उन्हें बहुत ही अजीब और मुश्किल लगा। हाँ, ये तो वाकई एक अजीब स्थिति है। गुस्सा भी है और मदद भी उसी से मांगनी है। तो लेखक ने क्या किया? क्या उन्होंने उस अंदरूनी आवाज को अनसुना कर दिया? शुरू में तो उन्होंने कोशिश की होगी शायद, लेकिन वो अंदरूनी मार्गदर्शन लगातार बना रहा, बार बार वही ख्याल आता रहा। तब लेखक को एक बात समझ आई जो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। क्या? उन्होंने महसूस किया कि वो इस गहरी नाराजगी और गुस्से की भावना के साथ फोन नहीं कर सकते।
अगर वो इस मानसिक स्थिति में मदद मांगेंगे तो शायद बात बनेगी ही नहीं, या फिर वो खुद को झूठा महसूस करेंगे। सही बात है। तो उन्होंने पहले अपने अंदर काम करने का फैसला किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फैसला किया कि फोन करने से पहले उन्हें फोन कंपनी के प्रति अपने मन में बैठे इन सारे आक्रामक विचारों, जो गुस्सा था, जजमेंट था, शिकायतें थीं, उनको छोड़ना होगा। अच्छा। उन्होंने अगले 2 हफ्ते इसी काम में लगाए। स्रोत बताता है कि उन्होंने सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली, क्षमा का अभ्यास किया। उन्होंने कोशिश की कि वो कंपनी और उसके कर्मचारियों को दुश्मन की तरह देखने के बजाय इंसान की तरह देखें। उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, ये समझने की कोशिश करें। ये तो आसान नहीं रहा होगा, 2 हफ्ते सिर्फ इसी पर काम करना। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? हाँ, नतीजा लेखक के लिए भी हैरान करने वाला था। 2 हफ्तों के इस लगातार मानसिक अभ्यास के बाद उनका वो गुस्सा और चिढ़ जैसे गायब हो गए। सच में? हाँ, बल्कि उसकी जगह उन्होंने फोन कंपनी के लोगों के प्रति, यहाँ तक कि उस अध्यक्ष के प्रति जिसे वो जानते भी नहीं थे, एक अजीब सी एकता, एक जुड़ाव और यहाँ तक कि प्रेम की भावना महसूस करनी शुरू कर दी। प्रेम? फोन कंपनी के लिए? हाँ, और ये कोई जबरदस्ती वाली भावना नहीं थी, बल्कि अंदर से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उभरती हुई महसूस हुई, जैसे ही वो आक्रामक विचारों का बोझ हटा। ये तो सचमुच कमाल का बदलाव है। सिर्फ 2 हफ्तों में इतनी गहरी नाराजगी का प्रेम में बदल जाना। इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने फोन किया फिर? हाँ, अब जब उन्हें लगा कि उनका मन साफ है और वो सही भावना के साथ, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर सकते हैं, तो उन्होंने अध्यक्ष के ऑफिस में फोन किया। और पहली कोशिश नाकाम। सेक्रेटरी का रूखा सा जवाब मिला, राष्ट्रपति व्यस्त हैं। ओहो। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार वही जवाब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। लेखक को लगा कि शायद अध्यक्ष के पास रोजाना न जाने कितने गुस्साए ग्राहकों के फोन आते होंगे और उनसे बचाने के लिए पूरी फौज तैनात होगी। हाँ, हो सकता है। 4 बार नाकामी, इसके बाद तो हिम्मत टूट जाती है भाई। बिल्कुल। लेखक ने भी लगभग हार मान ली थी। उन्होंने सोचा चलो बस एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ। 5वीं बार उन्होंने फोन मिलाया। और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लाइन के दूसरी तरफ से आवाज आई और वो खुद कंपनी के अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद फोन उठा लिया था। क्या बात है, खुद अध्यक्ष ने? हाँ, ये तो वाकई अप्रत्याशित था। फिर क्या बात हुई? लेखक ने थोड़ा झिझकते हुए लेकिन शांति से बताया कि वो कौन है और क्यों मिलना चाहते हैं, सेंटर फॉर एटीट्यूडनल हीलिंग और उसके काम के बारे में, और टेलीफोन बिल की समस्या के बारे में। उन्हें डर था कि अध्यक्ष शायद उन्हें पीआर डिपार्टमेंट या किसी और छोटे अधिकारी के पास भेज देंगे। लेकिन अध्यक्ष ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और उन्हें सीधे अपने ऑफिस में मिलने का समय दे दिया। कोई टालम टोल नहीं। कमाल है। और मुलाकात कैसी रही? क्या मदद मिली फिर सेंटर को? मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। अध्यक्ष बहुत मिलनसार और सहानुभूतिपूर्ण निकले। उन्होंने सेंटर के काम में गहरी रुचि दिखाई। मुलाकात के बाद फोन कंपनी की एक आंतरिक समिति ने सेंटर का दौरा किया, उनके काम का मूल्यांकन किया। अच्छा। और करीब 6 हफ्ते बाद सेंटर को फोन कंपनी की तरफ से $3000 का अनुदान मिला। उस समय के हिसाब से ये काफी बड़ी रकम थी और इससे सेंटर की जो फौरी समस्या थी वो हल हो गई। वाह, $3000! ये कहानी तो वाकई प्रभावशाली है। अब इसे हमारे मुख्य विषय से जोड़ते हैं। लेखक इस पूरी घटना को क्या मानते हैं और ये आक्रामक विचारों को छोड़ने के विचार को कैसे दर्शाती है? लेखक इसे एक चमत्कार मानते हैं। साफ तौर पे उनका दृढ़ विश्वास है कि ये सब, मतलब अध्यक्ष का खुद फोन उठाना, फिर मिलने का समय देना और फिर अनुदान मिलना, ये तब तक संभव ही नहीं हो पाता जब तक वो पहले अपने अंदर फोन कंपनी के प्रति बैठे गहरे गुस्से और आक्रामक विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब उन्होंने उन विचारों को जाने दिया, क्षमा को चुना, तो जैसे प्रेम और जुड़ाव के लिए एक स्पेस बन गया और उसी बदली हुई आंतरिक अवस्था ने बाहरी परिस्थितियों को भी बदल दिया, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल। ये कहानी एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हमारे अंदरूनी विचार बाहरी दुनिया में हमारे अनुभवों को आकार दे सकते हैं। जब लेखक गुस्से और नफरत से भरे थे तो उन्हें केवल बाधाएं और व्यस्त अध्यक्ष ही मिल रहे थे। सही। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को बदला, क्षमा और प्रेम को चुना, तो बाहरी दुनिया भी जैसे उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती भी लगी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि आक्रामक विचारों को छोड़ना सिर्फ एक अच्छा नैतिक काम नहीं है, बल्कि स्रोत के अनुसार ये व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली हमारे लिए बेहतर परिणाम ला सकता है।
ये बाधाओं को हटा सकता है और उन दरवाजों को खोल सकता है जो पहले बंद लगते थे। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आंतरिक बदलाव का बाहरी प्रतिबिंब था। स्रोत का तर्क तो यही है। अब ये कहना कि हर बार बिल्कुल ऐसा ही होगा, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये कहानी इस सिद्धांत का एक शक्तिशाली प्रमाण जरूर देती है कि हमारी आंतरिक अवस्था बाहरी दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन को गहराई से प्रभावित करती है। हाँ। जब हम शांति और प्रेम की स्थिति में होते हैं तो हम अलग तरह से बात करते हैं, हमारी वाइब अलग होती है और शायद सामने वाला भी उस पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इस स्रोत में क्या कोई ऐसा तरीका भी सुझाया गया है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इन आक्रामक विचारों से निपटा जा सके, जैसे कोई अभ्यास या मंत्र? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक पुष्टि वाक्य या कह लीजिए एक एफर्मेशन का जिक्र है। आइडिया ये है कि जब भी दिन में किसी व्यक्ति, स्थिति या खुद के प्रति कोई आक्रामक विचार उठे, गुस्सा, जजमेंट, डर, तो उसे होशपूर्वक पकड़ें और उसकी जगह इस वाक्य को दृढ़ता से दोहराएं। अच्छा, क्या है वो वाक्य? वाक्य कुछ इस तरह है जिसे हर कोई अपने हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है। मैं इसी क्षण मन की शांति का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं स्वेच्छा से अपने सभी आक्रामक विचारों को त्यागती हूँ और उनके स्थान पर शांति को चुनती हूँ। सुनने में सरल है, लेकिन शायद इसे लगातार करना ही वही असली चीज है। बिल्कुल, ये एक अभ्यास है, जैसे मसल्स को ट्रेन करते हैं ना। बार बार ये चुनाव करके धीरे धीरे मन को आक्रामक विचारों के पैटर्न से हटाकर शांति के पैटर्न की ओर मोड़ा जा सकता है। स्रोत का मानना है कि शांति हमारी नेचुरल स्टेट है। आक्रामक विचार तो बस बादल हैं जो उसे ढक लेते हैं। उन्हें छोड़ने का चुनाव करना उन बादलों को हटाने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और खासकर हमारे ये जो आक्रामक विचार है, वो बाहरी दुनिया को देखने और अनुभव करने के हमारे तरीके पर जबरदस्त बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ। अगर हम बाहरी दुनिया में बदलाव चाहते हैं, अगर हम फंसा हुआ महसूस करने से बचना चाहते हैं, तो शायद असली काम अंदर करने का है। दुनिया को बदलने की चाबी अपने ही विचारों को बदलने में छिपी हो सकती है। अपने आक्रामक विचारों को पहचानना और उन्हें स्वेच्छा से विलिंगली छोड़ने का चुनाव करना हमें शायद ऐसे समाधानों और शांति की ओर ले जा सकता है जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक विचार है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल या एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। ये स्रोत की बातों से ही जुड़ा है, पर हमने सीधे तौर पर इस पर बात नहीं की है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच ये मानने लगे और अनुभव करने लगे कि उसके गुस्से, डर या जजमेंट की जड़ बाहरी लोगों या हालातों में नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन के आक्रामक विचारों में है, तो इससे उसके आपसी रिश्तों को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है? जिन झगड़ों या संघर्षों में वो उलझा हुआ महसूस करता है, क्या उन्हें सुलझाने का कोई बिल्कुल नया रास्ता खुल सकता है? या फिर रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में प्रेमपूर्ण विचारों को सक्रिय रूप से चुनने का अभ्यास कैसे एक अलग तरह की ताकत, एक अलग तरह की रेजिलियंस दे सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।